हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 और उसका नाम है शासक और इतिवृत्त। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया पाठ जो है, इसका पहला पार्ट जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो बात करते हैं मुगल वंश की। तो मुगल वंश का नाम कैसे पड़ा और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास बाबर का जो हमने चित्र दिखाया है, ये मुगल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। और मुगल शब्द जो है, ये शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो इससे लिया गया है मंगोल शब्द से। जैसा कि आपने कक्षा 11 में चंगेज़ खान के बारे में पढ़ा था, जो कि एक मंगोल था, तो उसी मंगोल जो है वंश से जो है ये जुड़े हुए थे, इसीलिए जो है इनका नाम मुगल पड़ा। और मुगल वंश जो है भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और अपनी ताकत के लिए मशहूर था। इसके चर्चा जो है पूरे संपूर्ण विश्व में होती थी। ईरानी साम्राज्य जो कि उस समय अपने फैलाव, ताकत और जो है भव्यता के लिए कभी दुनिया में अव्वल नंबर पे होता था, उसकी चमक को भी इन्होंने फीका कर दिया था। परंतु यह नाम उन शासकों ने स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वो तो खुद को तैमूरी कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि ये तैमूर लंग जो आक्रमणकारी हुए हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ना पसंद करते थे। बाबर जो है वो अपने तैमूर के साथ भी और चंगेज़ खान के साथ भी, दोनों से जुड़ा हुआ था। और इसके जो पितृपक्ष है, यानी कि पिता की तरफ से जो वंश था वो तैमूर से जुड़ा हुआ था। और तैमूर लंग जो है इतिहास में जो मशहूर अपनी क्रूरता के लिए और अपने जो है उसने जो साम्राज्य बनाया, उसके तैमूर लंग का ये 5वां वंशज था। माँ के पक्ष की तरफ से जो है ये चंगेज़ खान का 14वां वंशज था, यानी कि 14वीं पीढ़ी में बाबर आता था। तो इस तरह से ये तैमूर के साथ भी जुड़े हुए थे और चंगेज़ खान के साथ भी जुड़े हुए थे, लेकिन ये अपने आप को चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ नहीं मानना चाहते थे। हालांकि नाम इन्हें मंगोलों की वजह से मुगल मिला, लेकिन ये उसको पसंद नहीं करते थे। तो मुगल शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, तो 16वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपीय थे, यूरोपीय इतिहासकार थे, उन्होंने इस परिवार की शाखा को जो है भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। यानी कि मंगोलों से और तैमूर के परिवार से जुड़ी हुई जो शाखा थी, जो इन्होंने भारत पे शासन किया, उनको मुगल शब्द का नाम जो है वो यूरोपीय इतिहासकारों ने दिया था। और तब से ये शब्द जो है निरंतर प्रयोग में आता रहा है। तो इस तरह से 16वीं शताब्दी में जाकर ये नाम जो है यूरोपीय लोगों ने इनको दिया था। और हम जो है कुछ यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में कुछ मुग़ल शासक हैं जो मुग़ल वंश के क्रम से हैं। तो इनमें सबसे पहला जो है वो बाबर थे, जो कि 20 अप्रैल 1526 को जो है उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की और 26 दिसंबर 1530 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनका पुत्र हुमायूं जो है वो गद्दी पे बैठा 26 दिसंबर 1530 को, और से लेके फिर 17 मई 40 तक वो जो है यहाँ पे शासक रहा। उसके बाद उसे अपदस्थ कर दिया गया और फिर जो है दोबारा 22 फरवरी जो 1555 से जो है लेके 27 जनवरी 1556 तक वो फिर से शासक रहे एक अल्पकाल के लिए। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर को जो गद्दी पे बैठाया गया, और वो अकबर महान के नाम से आज भी इतिहास में जाने जाते हैं। उसके बाद जो है ये जहांगीर, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, इन्होंने 1605 से लेके 1627 तक शासन किया। जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठे, जिन्होंने 1628 से लेके 1658 तक शासन किया। और इन्होंने अपने काल में बहुत सारी भव्य इमारतें बनाई, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद वगैरह। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाया, दिल्ली को जो नया नाम दिया शाहजहानाबाद। और यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पे लाल किला बनवाया, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री हर वर्ष जो है ध्वजारोहण करते हैं।
तो शाहजहाँ का बसाया हुआ शाहजहानाबाद आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इनके बाद जो है इनके पुत्र आलमगीर जो हैं, जो औरंगजेब के नाम से मशहूर थे, इन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र बहादुर शाह 1707 से 1712 तक शासक रहे। उनके बाद जो शासक हुए हैं वो सभी औरंगजेब के बाद होने वाले शासक थे, वो कमज़ोर शासक थे और मुग़ल वंश जो है लगातार अपने पतनों की तरफ को चला गया और धीरे धीरे मुग़ल वंश जो है अपनी भव्यता और अपने साम्राज्य को खोता चला गया। अब जो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करते हैं। तो ये जो है बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था और 26 दिसंबर 1530 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बाबर का जो है यहाँ पर साम्राज्य दिखाया गया है भारत में जो उस समय उन्होंने पाया था। तो ये जो है फरगना, समरकंद वगैरह इन इलाकों के में जो है पहले शासक करते थे। भारत में आने से पहले यहाँ का इनका काबुल, कंधार आदि इलाकों पर शासन था। भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद की। अब देखते हैं इसी के बारे में। तो बाबर से पहले जो दिल्ली के शासक थे वो थे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है ये 1517 से 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। लोदी वंश के अंतिम शासक थे और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में जो है पानीपत में युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने अपने तोपखाने की मदद से बुरी तरह से परास्त किया और जो है यहाँ के शासक बन के बैठ गए। लेकिन इब्राहिम लोदी को हरा देने के बाद उनकी जो है साम्राज्य सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अभी भी उनको टक्कर देने के लिए मेवाड़ के महाराणा सांगा तैयार थे और महाराणा सांगा ने ये सोचा था कि बाबर आक्रमण करके लोदी वंश को कमज़ोर कर देगा और राणा सांगा चाहते थे कि वो जो हैं दिल्ली के तख्त पर वो बैठ जाएं। इनको जाने के बाद लोदी जब कमज़ोर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इसको उखाड़ फेंकेंगे और स्वयं इसका शासन की बागडोर संभाल लेंगे। लेकिन जब बाबर को यहाँ पर शासन करते हुए उन्होंने देखा जब कि ये तो यहाँ पर जम गए हैं और यहाँ से वापस लूट खसोट करके वापस जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि राणा सांगा उनको आंकने में कमज़ोर रह गए थे। क्योंकि जो बाबर था उसके साथ ये था कि बाबर पहले जो शासन कर रहा था वहाँ जहाँ पर वहाँ उसकी स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। उसके भाइयों के साथ जो है उसके संबंध ऐसे थे कि अगर वो काबुल जीतता था तो वो कंधार पे कब्जा कर लेते थे और जब वो कंधार को आज़ाद कराने जाता था तो कोई भाई उसका जो है काबुल पे कब्जा कर लेता था। तो इसीलिए वो वहाँ की अशांति से वो खुद परेशान था। तो यहाँ के उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि क्षेत्र पर जब उसने कब्जा कर लिया तो उसने यहीं पर जो है अपना स्थायी शासन बनाने की सोची। तो इस तरह से बाबर ने जो मुग़ल वंश की यहाँ पे नींव रखी थी उसको उखाड़ देने के लिए राणा सांगा के साथ उनका टकराव हो गया, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ गई थी। तो बाबर और सांगा के बीच खानवा जगह पर, यहाँ पर खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजपूत सेना बहुत वीरता के साथ लड़ी, लेकिन जो है बाद में उसे परास्त होना पड़ा। तो इस तरह से जो है खानवा युद्ध के बाद राजपूत शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि राणा सांगा को उनके ही सेनापतियों ने, जो युद्ध को जारी रखना चाहते थे राणा सांगा, लेकिन उनके सेनापतियों में से एक ने उनको जो है जहर देके मार दिया। तो इस तरह से जो है एक जो चुनौती उनको बाबर को दी जा रही थी वो भी समाप्त हो गई। इसके बाद बाबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की सोची और अपना शासन जो है राज्य को विस्तार देना शुरू किया और ये जो है बाबर का शासन वाला हिस्सा रहा है। आप देख रहे हैं कि वह कैसे जो है
काबुल से इधर जो है आए, जलालाबाद होते हुए झेलम और सियालकोट को पार करके उन्होंने अम्बाला, फिर यहाँ पे 1526 में पानीपत का जो युद्ध जीता, उसके बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन अपनी राजधानी जो है उन्होंने आगरा को बनाया था। फिर यहाँ पर ये महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा के साथ 1527 में उनका खानवा का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है खानवा के युद्ध के पश्चात जो है यहाँ की राजपूत चुनौती को जो है उन्होंने समाप्त कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ मालवा के क्षेत्र के पास जो है एक शक्तिशाली सूबेदार थे मेदिनी राय, उनके साथ 29 जनवरी 1528 को इनका चंदेरी नामक स्थान पे युद्ध हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगरा से अगर आप देखें कि ये जो है एक उंगली भर नीचे बिल्कुल जस्ट जो है यहाँ पे नक्शे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ चंदेरी है। तो इस चंदेरी नामक स्थान पर जो है उनका साथ मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ और एक दूसरी जो है हिंदू चुनौती को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद जो है बाबर ने अपने जो शासन को जो है उड़ीसा और बंगाल की तरफ को बढ़ाना शुरू किया और 6 मई 1529 को बाबर ने घाघरा नदी के पास जो घाघरा का युद्ध है उसमें बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। और ये जो युद्ध है घाघरा का युद्ध, ये स्थल और जल दोनों मार्गों पर जो दोनों भागों पे लड़ा गया था। और कहते हैं कि घाघरा नदी जो है उसकी भूमि, आसपास की भूमि और वहाँ का पानी खून से लाल हो गया था। तो इस भयानक युद्ध के बाद जो है बाबर को सब तरफ से चुनौती मिलनी बंद हो गई और बाबर ने जो है यहाँ पर जो है काफ़ी समय तक बढ़िया तरीके से शासन किया, 1930 तक, अपनी मृत्यु तक। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि घाघरा के युद्ध में बांग जो है बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं से बाबर का युद्ध हुआ था, लेकिन बाबर ने जो है वहाँ के नुसरत शाह जो शासक थे बंगाल के, उनके साथ संधि हो गई और जो है बिहार के क्षेत्र पे तो उन्होंने जो है कब्जा कर लिया बाबर ने, लेकिन बंगाल के शासक के साथ समझौता हो गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो भविष्य में कभी भी बाबर को के दुश्मनों को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे और उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे। तो इस तरह से बाबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और अपनी मृत्यु तक 1530 ईस्वी तक जो है उन्होंने जो है इस क्षेत्र में एक छत्र राज्य किया। अब बाबर की मृत्यु कैसे हुई और उनका मकबरा कहाँ है, तो यहाँ चित्र में आपको बाबर का मकबरा की ये इमारत दिखाई दे रही है और जो है ये बाबर की कब्र है। अब जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद जो है उनको आगरा में दफना दिया गया, क्योंकि उनकी राजधानी जो थी वो आगरा थी, तो आगरा में उनको दफनाया गया। लेकिन बाबर की इच्छा जो थी कि उनके अपने पैतृक स्थान काबुल में दफनाए जाने की थी, तो उनकी इस इच्छा को उनके पुत्र ने पूरा नहीं किया, हुमायूं ने पूरा नहीं किया जो उसके उत्तराधिकारी थे, बल्कि हुमायूं को अपदस्थ कर देने वाले शेरशाह सूरी ने उनकी इच्छा को पूरा किया। एक खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ बाबर का मकबरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो बागे बाबर के नाम से इसको जाना जाता है और मुग़ल सम्राट बाबर का जो ये मकबरा परिसर है ये उस इलाके का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और इसी बाग को देखकर बाद के मुग़ल बादशाहों ने जो इस बाग में जैसे बाबर की जहाँ कब्र है इसको देखकर ही उन्होंने बाद में बहुत सारे बाग बनाए, जिन्हें मुग़ल गार्डन्स जो है कश्मीर आदि में भी जो उन्होंने बाग बनाए, कई सारे इस तरह से बागों का निर्माण उन्होंने करवाया। अब बाबर के जो उत्तराधिकारी थे नसीरुद्दीन हुमायूं ही नहीं बल्कि उनके दूसरे पुत्र कामरान भी हुए हैं। तो बाबर ने जो है अपने मरने से पहले जो है अपने राज्यों को 2 भागों में इस तरह से बांट दिया था कि एक भाग जो है वो उनके पुत्र कामरान को, ये काबुल और लाहौर का क्षेत्र जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और ये बाकी वाला भाग जो है उन्होंने हुमायूं को दे दिया था। तो ये भारतीय क्षेत्र है, वर्तमान भारत का
वो हुमायूं के हिस्से में आया था। और काबुल और कंधार जो है, काबुल अब अफ़गानिस्तान में है और लाहौर का ये बीच का क्षेत्र जो है, ये आसपास का, ये सारा वर्तमान पाकिस्तान में है। तो उन्होंने ये सब इसीलिए किया था कि दोनों भाइयों में आगे कोई मतभेद ना हो, कोई लड़ाई ना हो। इस तरह से राज्यों को उन्होंने दो भागों में बाबर ने बांट दिया था। लेकिन जो है कामरान वो हुमायूं को लगातार चुनौती देता रहा। और नसीरुद्दीन हुमायूं जो है, जिनका जन्म 6 मार्च 1507 को हुआ था और मृत्यु 22 फरवरी 1556 को हुई, तो ये बाबर की मृत्यु के पश्चात जो भारतीय क्षेत्र की उन्होंने गद्दी संभाली थी। और उनके सौतेले भाई कामरान मिर्ज़ा जो है, उनको काबुल और लाहौर, जैसा कि मैंने पहले बताया, वहाँ का शासन मिला था। तो इस तरह से कामरान जो है, लेकिन वो उन्होंने हमेशा इसको अपने भाई को चुनौती दी और उनका कोशिश ये थी कामरान की कि वो आगरा की गद्दी पे जाके बैठ जाएं। लेकिन हुमायूं ने जो है उनको अपने रास्ते से हटा दिया और इस तरह से जो है पूरे क्षेत्र पे फिर से हुमायूं ने जो बाबर वाला क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया और इस तरह से वो इकलौते शासक रह गए। तो हुमायूं के शासन में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से भी रहे हैं। तो ये पूरे क्षेत्र पे उन्होंने काबिज रहे। वो उन्होंने बाबर के जीते हुए साम्राज्य को और आगे बढ़ाया था। लेकिन हुमायूं के साथ ये दिक्कत रही कि हुमायूं को शेरशाह सूरी जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ जो है उनका टकराव हुआ, जो जिनसे बाबर के समकालीन तो वो थे, लेकिन बाबर के समय में उन्होंने मुग़ल सल्तनत को चुनौती नहीं दी थी, क्योंकि उस समय जो है वो एक छोटे से सूबेदार भर थे। लेकिन हुमायूं के समय में जो है शेरशाह सूरी ने अपनी ताकत को बढ़ाया और हुमायूं को जो है उन्होंने 1540 में भारत से अपदस्थ कर दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने दोबारा से 1555 में सत्ता पाई। लेकिन शीघ्र ही जो है लाइब्रेरी के से जो है वो लड़खड़ा कर गिरे उस सीढ़ियों से और उनकी मृत्यु हो गई। तो एक इतिहासकार ने ये कहा भी है कि हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाते रहे और उनकी मृत्यु भी लड़खड़ा कर गिरने से ही हुई। 26 जून 1539 को उत्तरी बिहार के चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को मात दी और उसको जो है बुरी तरह परास्त किया। उसके हार जाने के बाद हुमायूं के शेरशाह सूरी के हौसले जो थे बहुत बढ़ गए और उन्होंने भागते हुए मुग़ल सेना का पीछा किया और फिर जो है 17 मई 1540 को बेलग्राम के युद्ध में उसको फिर से बुरी तरह परास्त किया और हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। इसके बाद हुमायूं अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भटकते रहे और उन्होंने जो है कुछ समय के बाद काबुल, फिर सिंध और उसके बाद अमरकोट में उन्होंने कुछ समय बिताया। वही अमरकोट है जहां महान शासक अकबर का जन्म हुआ था। तो यहाँ जो है उसके बाद वो ईरान के शासक तहमास्प के पास चले गए। इस चित्र में दिखाया गया है कि हुमायूं जो है वहाँ के ईरान के शासक तहमास्प के यहाँ मेहमान के रूप में हैं। तो हुमायूं का जो निर्वासित जीवन है उसकी हम यहाँ इस चित्र में बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना निर्वासित जीवन बिताया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो है भाग जाने के बाद, युद्धों में हार जाने के बाद लाहौर से जो है वो उच्च शरीफ की तरफ को गए और वहाँ से जो है ये बुक्कुर गए और उसके बाद जो है सहवान और सहवान के बाद जो है वो फलौदी जो कि राजस्थान में है वहाँ पे फलौदी में गए और उसके बाद जो है राजपूत राजाओं की मदद लेने के उन्होंने दोबारा साम्राज्य पाने की जो है मदद लेने की इच्छा में वो वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पर उनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई। फिर जो है वहाँ से वो अमरकोट आ गए जहाँ पर उनके पुत्र हुआ अकबर के नाम से, जिसे दुनिया जानती है। इसके बाद वो सिंध के एक भाग थट्टा में गए और थट्टा से जो है वो फिर उसके बाद सिब्बी और सिब्बी से जो है इस तरह से वो क्वेटा जो वर्तमान पाकिस्तान में है और क्वेटा से जो है
वो गमशेर और गमशेर से जो है निमरूज होते हुए जो है वो सिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर गए और वहाँ से जो है फिर वो ईरान पहुँचे और ईरान के शासक के यहाँ तस्मा के यहाँ उन्होंने शरण ली। उसके बाद जो है उन्होंने खाली वहाँ पर शरणागति होकर नहीं रहे बल्कि उनके साथ अच्छी मित्रता स्थापित की और बाबर ने और उसके बाद हुमायूं ने अपनी जो सेना की टुकड़ी उसके साथ थी उनकी मदद से जो है शाह तहमास ने कुछ आसपास के इलाकों को भी जीता। तो इस तरह से जम के अलावा जो है उन्होंने यहाँ पे ख्वारिज्म के शासक के विरुद्ध भी अभियान जो है उन्होंने इनके समय में छेड़ा था। इसके बाद जो है वहाँ से शाह तहमास ने उनको मदद दी कि वो काबुल और कंधार को जीत सकें। तो वहाँ से जो है वो आगे बढ़े जो है ख्वारिज्म से। उसके बाद हेरात से जो है फिर वो दोबारा से काबुल आए जो अपने बाबर का जो पुश्तैनी इलाका था काबुल वहाँ पर और हुमायूं के साम्राज्य का हिस्सा भी था। काबुल पे जो है उन्होंने अधिकार कर लिया और ईरान के शासक की मदद से जो काबुल और कंधार के उन्होंने जो क्षेत्रों को जीता और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का ये पेशावर का इलाका है इसमें इधर आ गए। तो इस तरह से जो है पेशावर के इलाका यहाँ पर इस तरह से काबुल और कंधार का ये सारा इलाका जो है उन्होंने जीत लिया है। इसके बाद जो है वो फैसलाबाद वो जो भी पाकिस्तान में है जहाँ क्रिकेट के मैच भी होते हैं तो उस इलाके में और इसके से बाद जो है फिर उन्होंने यहाँ पर ये जलालाबाद होते हुए जो है यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद जो है सरहिंद पंजाब में और वहाँ से जो है दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। शेरशाह के उत्तराधिकारी को कमज़ोर देखकर जो है वहाँ सिकंदर सूरी को उन्होंने उसको परास्त किया और दिल्ली आगरा पर इस तरह से अधिकार कर लिया। तो हुमायूं जो है लंबे समय तक शासक नहीं कर पाए और 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। ये जो है हुमायूं का पुस्तकालय दिखाया गया है जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद जो है आती मुग़ल दरबार की जो संस्कृति थी वो भी मध्य एशियन से ईरानी हो गई, यानी कि जो तुर्की संस्कृति जो थी उनके उसको जगह जो है ईरानी संस्कृति हावी हो गई, क्योंकि ईरान के शासक की मदद से उन्होंने साम्राज्य को पाया था। तो इसीलिए जो है ईरान से बहुत सारे विद्वान आदि थे उनका भारत आना जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से यहाँ की संस्कृति जो है वो ईरानी हो गई। अब हुमायूं के जीवनी का नाम जो है वो हुमायूंनामा है, जिसे उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं का इसके बारे में पूरे डिटेल में लिखा है और वो कहती हैं कि हुमायूं जो है वो स्वभाव से जो बहुत विनम्र थे और वो उसको जो है उकसाने के लिए उसको जो है उसके अंदर कई टिप्पणियां भी उन्होंने की। हुमायूं का जो मकबरा है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हुमायूं का मकबरा है जो नई दिल्ली में स्थित है और ये ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि ताजमहल का जो डिज़ाइन है उसे तैयार करने में हुमायूं के मकबरे का भी मदद ली गई थी। आइए अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी जो हैं इनके बचपन का नाम फरीद था और इनके पिता बिहार के जमींदार थे। तो इन्होंने जो है इनकी सौतेली माँ के अत्याचारों से तंग आकर 15 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और काफ़ी समय इधर उधर भटकने के बाद 1522 में बिहार के शासक बहार खान लोहानी के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली और शीघ्र ही उनके विश्वसनीय बन गए और उच्च पदों तक पहुँच गए और एक शेर को उन्होंने अकेले मार दिया था। इसीलिए जो है बहार खान ने उनको शेर खां की उपाधि दी थी और वही नाम जो है उनके साथ आखिर तक जुड़ा रहा और उनके नाम फरीद को लोग भूल गए और वो शेर खां के नाम से मशहूर हो गए। तो एक साधारण व्यक्ति किस तरह दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचता है, इसकी जो है जीवित मिसाल जो है वो शेरशाह सूरी है।
तो शेरशाह सूरी जो है वो बहार खां की मौत के बाद उनकी विधवा जो थी दूदू बेगम, उनके साथ शादी कर लेते हैं और बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। इस तरह से जो है बिहार के अंदर वो एक शक्तिशाली सूबेदार के रूप में उभरे और इस चुनार के किले के जो कमानदार थे उनको मारकर उनके पुत्र की विधवा लाड मल्लिका से उन्होंने विवाह किया और चुनार के किले समेत उनकी सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो है विवाह करे विधवाओं से और अपना जो है साम्राज्य को विस्तार किया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं अभी नया नया शासक बना था, तो 1531 में उन्होंने जब चुनार के किले को घेरा तो इस तरह से 4 महीने तक किले की घेराबंदी रखी। तो शेर खान ने जो है बड़ी चतुराई के साथ हुमायूं के साथ समझौता कर लिया और उसकी अधीनता को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में चुनार के किले पर अपना अधिकार को उससे मनवा लिया। तो जून 1539 को बक्सर के युद्ध में मुगल सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा। तो शेर शाह ने साम्राज्य जो है वो पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक जो है बढ़ा लिया था। तो इस तरह से जो है बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सेनाओं को हराने के बाद उनका साम्राज्य जो है मुगल साम्राज्य का तो था ही, साथ ही साथ जो बंगाल का इलाका था जो उनसे अभी तक मुगल साम्राज्य में भी नहीं आया था, वो अब दिल्ली के अधीन हो गया। तो इस तरह से अगले साल जो है हुमायूं ने खोए हुए क्षेत्रों पर कब्जा वापस पाने के लिए जो है शेर खान की सेना पर हमला किया, यानी कि तो 1540 में। और इस बार जो है शेर खान ने अपने क्योंकि ताकत को बढ़ा लिया था, तो 17 मई 1540 को कन्नौज में हुमायूं की सेना के साथ शेरशाह की सेना का टकराव हुआ और इसमें जो है शेरशाह सूरी ने अचानक जो है उनके सोई हुई मुगल सेना के ऊपर हमला किया और उन्हें बुरी तरह से परास्त कर दिया। और इस हार से जो है उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो शेरशाह की कुछ उपलब्धियों की बात करते हैं। इनकी महानता को बताने के लिए वो उपलब्धियां जो हैं एक छोटा सा प्रयास हैं। तो शेरशाह सूरी जो है एक कुशल सैन्य नेता तो थे ही, साथ ही साथ वो एक योग्य प्रशासक भी थे। तो शेरशाह की कुछ मुख्य उपलब्धियां और उन्होंने जो सुधार के कार्य किए थे वो इस प्रकार हैं कि उन्होंने जो है पहले 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपया जारी किया, जो कि वर्तमान रुपए का अग्रदूत है, यानी कि जो रुपया उन्होंने जारी किया था उसी के बेस पर जो है आज का रुपया बनाया गया है, जो कि आज भी बहुत सारे एशियाई देशों की मुद्रा है। तो 3 धातुओं का सिक्का जो है ये प्रणाली उन्होंने मुगलों की जो पहचान बनी थी वो उसकी शुरुआत जो है वो शेरशाह सूरी ने ही की थी। तो इस तरह से सिक्का प्रणाली तो दी उन्होंने, साथ ही साथ ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे सड़के आजम या सड़क बादशाही कहते हैं उसका जो है उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कहलाया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि पहले ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जो उत्तर पद के नाम से मशहूर थी और इसको जो है उन्होंने दोबारा से पक्का बनवाया था ताकि व्यापार और जो है यातायात को सुगम बनाया जा सके। इस तरह से उन्होंने बंगाल को काबुल से जोड़ दिया था। तो और एक जो उनका किया हुआ काम है वो है डाक प्रणाली का विकास, जिसका इस्तेमाल जो है सूचनाएं प्राप्त करने के लिए शासक तो करते ही थे, साथ ही साथ जो है व्यापारी वर्ग भी इसको इस्तेमाल करते थे। इस महान शासक की मृत्यु बहुत ही दुखद रूप से हुई कि 22 मई 1545 को चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले की घेराबंदी की और उसमें उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र था, उससे निकले गोले के फटने से उनकी मौत हो गई। तो ये चित्र में ये कालिंजर का किला आपको दिखाया गया है। तो इसको घेरते वक्त जो है घेराबंदी के समय जो एक उक्का नाम का आग्नेयास्त्र था उसके गोले के फटने से 22 मई 1545 को जो है उनकी मृत्यु हो गई।
और उनकी जो मकबरा है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये शेरशाह सूरी का मकबरा है जिसकी ऊंचाई जो है 122 फीट है और ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर सासाराम में एक कृत्रिम झील के अंदर स्थित है। तो ये जो है इस महान बादशाह का अंतिम स्मारक है। मुगल वंश के संस्थापक जो थे बाबर थे, जो 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 और बीच के समय में जो है सूरी वंश रहा और उसके बाद 1555 से 1556 तक हुमायूं पुणे सम्राट बने। उनके बाद उनका पुत्र अकबर 1556 से लेके 1605 तक शासक रहा। उसके बाद जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक शासक रहे। इसके बाद जो है शाहजहां जो है गद्दी पर बैठे और उन्होंने अपनी राजधानी को भी आगरा के बजाय दिल्ली ले आए। 1627 से 1658 तक उन्होंने शासन किया और उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 तक गद्दी पर बैठे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत की तरफ भी आगे बढ़ाया। लेकिन औरंगजेब की नीतियां विस्तारवादी और धार्मिक कट्टरता के बाद वजह से आगे के जो शासक हुए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए, क्योंकि चारों तरफ औरंगजेब की नीतियों की वजह से उनके विरोधी पनप गए थे और इस तरह से जो है आगे के मुग़ल साम्राज्य को चुनौती देने लगे और उनको कमज़ोर कर दिया। और इसके साथ ही साथ मुग़ल दरबार में सैयद बंधुओं के रूप में दो शक्तिशाली भाई जो हैं वजीर जो थे वो हुए, जो कठपुतली की तरह शासकों को बैठाते और उतारते रहे। तो बहादुर शाह प्रथम ने जो है, जो कि बुढ़ापे में शासक बने थे, 1707 से 1712 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद जहांदार शाह जो है 1712 से 1713, फर्रुखशियर जो है 1713 से 1719 तक शासक रहे। उसके बाद सैयद बंधुओं ने कठपुतली का खेल चालू कर दिया। रफ़ीउल दरजात को उन्होंने 1719 में और रफ़ीउल दौलत को भी 1719, निकू सराय भी 1719 और मोहम्मद इब्राहिम 1719। इस तरह से 4 लगातार शासक जो हैं एक वर्ष में उन्होंने गद्दी पर बैठाए और उतार दिए। उसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने सैयद बंधुओं की शक्ति को कम करने का प्रयास किया और 1719 से लेकर 1748 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद अहमद शाह बहादुर के नाम से जो अगले शासक हुए, जो 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय। तो यहाँ आलमगीर द्वितीय इसलिए नाम है क्योंकि औरंगजेब को भी आलमगीर ही कहा जाता था, तो इसीलिए ये आलमगीर द्वितीय इनको नाम दिया गया। ये क्योंकि औरंगजेब जो है आलमगीर प्रथम है। तो ये 1754 से 1759 तक शासन रहे। इसके बाद शाहजहां तृतीय जो है गद्दी पे बैठे, जो कि अल्पकाल के लिए थे 1759 में, और फिर शाह आलम जो है वो बैठे, जो 1759 से 1806 तक इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। और अकबर शाह के नाम से एक शासक हुए जिन्होंने 1806 से 1837। अंतिम मुगल सम्राट हुए बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1837 से 1857 तक शासन किया। तो आपने जो इसको देखने के लिए अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।